नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गा राठौर और आप सबका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और अभी तक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन देखा और किस तरह इस्टेब्लिश हुई वो कंपनी भारत में, ये भी हम लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत आई थी उसका नाम था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये डेनमार्क की एक कंपनी थी और इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी का भी मुख्य उद्देश्य दूसरी कंपनियों की तरह व्यापार करना ही था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई ये कंपनी। तो लास्ट में जो इनका काम था वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार तक सीमित हो गया। और कुछ और बातें इस डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो तंजौर जिले के त्रावणकोर में थी 1620 ईस्वी में। और दूसरी कंपनी इन्होंने सेरमपुर या इसे श्रीरामपुर भी कहते हैं, यहाँ पर बनाई थी। यही जो कंपनी का ये जो श्रीरामपुर की फैक्ट्री थी, यही इस कंपनी की समस्त गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। अब चूंकि ये डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सक्सेस नहीं हो पाई थी भारत में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रीज, जितना भी कारोबार था भारत में, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। 1745 में सब कुछ इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया, ऑलमोस्ट सारी फैक्ट्रीज़। अब बात करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये वो कंपनी थी जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर ली, क्योंकि ये भी काफ़ी मजबूत कंपनी थी। काफ़ी संघर्ष हुए इनके भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब देखते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुई और कैसे भारत आई। भारत आने वाली सबसे लास्ट जो कंपनी थी वो थी ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सम्राट लुई 14वां, इनके मंत्री थे कोलबर्ट। इन कोलबर्ट ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1664 में, 1664 में। ये एक सरकारी कंपनी थी, जो कि एक अलग बात है। बाकी की सारी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने परमिशन ली थी अपनी गवर्नमेंट से, और ये कंपनी ही गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है। और पहली फैक्ट्री इन्होंने 1668 में सूरत में बनाई और इस कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना की फ्रांसिस कैरो ने। दूसरी फैक्ट्री जो ने स्थापित की वो 1669 में मसूलीपट्टनम में, और ये मरकारा ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, अंग्रेज़ों की भारत में पहली फैक्ट्री भी मसूलीपट्टनम में थी, पहली फैक्ट्री। ठीक है। और सूरत में दूसरी फैक्ट्री थी अंग्रेज़ों की, लेकिन टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ा गैप है। 1611 में बनी थी ये कंपनी मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री, और 1613 में बनी थी सूरत में। तो ये डेट लाइंस में बहुत डिफरेंस है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल दूर रखिएगा। इन्हीं दोनों जगहों पे शुरुआती फैक्ट्रीज बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी, लेकिन डिफरेंस था टाइम पीरियड का, बहुत बड़ा डिफरेंस। ठीक। अब बात करते हैं 1690 टू 92। फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया था, बंगाल में चंद्रनगर में एक बहुत महत्वपूर्ण बस्ती बसाई थी। ठीक है, बस्ती की स्थापना की थी। और ये जो था, ये बंगाल में गतिविधियों का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, चंद्रनगर। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रभुत्व स्थापना को लेकर के इन लोग की लगातार क्लैश स्टार्ट हो गए थे। ऑब्वियस था भाई, कोई दूसरी कंपनी कहीं पर आकर के भारत आकर के अगर अपने प्रभुत्व को स्थापित कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्लैश होना ऑलमोस्ट स्वाभाविक था, और ये क्लैश हुआ भी, बहुत जल्दी क्लैश स्टार्ट हो गया। और सारे संघर्ष जो हुए थे वो दक्षिण भारत में हुए थे, कर्नाटक रीजन में। इसीलिए सारे युद्धों को कर्नाटक युद्ध का नाम दिया जाता है। कर्नाटक युद्ध अब कहीं पर भी देखें तो इससे ये मत समझिएगा कि कर्नाटक के राजा या हैदराबाद के जो राजा थे उनसे कोई युद्ध हुआ था। हाँ, हुआ था उनसे भी, लेकिन मेन जो यहाँ पर ये क्लैश था, ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में था। तो कर्नाटक रीजन में होने की वजह से इन्हें कर्नाटक युद्ध का नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो क्यों हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। ये 1746 से स्टार्ट हो गया था, 48 तक चला। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, और उसी उत्तराधिकार युद्ध से ये प्रभावित था फर्स्ट कर्नाटक वॉर। जो फ्रेंच गवर्नर डुप्ले थे, उनके समय हुआ था। कारण क्या था, तत्कालिक कारण ये था कि ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट जो थे, उन्होंने फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने फ्रेंच जहाज़ को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से ये फ्रेंच लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया।
सेंट टोमे या अडयार का युद्ध भी इसी युद्ध का एक अंग था। इसमें क्या हुआ था, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना महफूज खां के नेतृत्व में लड़ी, जबकि फ्रांसीसी सेना कैप्टन का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज ने किया। तो ये अगर पूछा जाए कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर का अंग के रूप में किस युद्ध को माना जाता है, तो अडयार या सेंट टोमे का युद्ध। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि ये फर्स्ट कर्नाटक वॉर के साथ ही हुआ था। और नेतृत्व पूछा जाता है कि कर्नाटक की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो महफूज खां ने किया था, और फ्रेंच सेना का कैप्टन पैराडाइज ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार चल रहा था उसमें एक्सला शैपल की संधि हो गई थी, और इसी संधि के साथ भारत में भी कर्नाटक वॉर ख़त्म हो गया था। फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1748 में ये संधि हुई थी, और तभी फर्स्ट कर्नाटक वॉर भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं, द्वितीय कर्नाटका युद्ध। जितनी चीज़ें भी इसमें लिखी है ना, फैक्चुअल डिटेल, वो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आने वाली डिटेल्स ही मैंने लिखी हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखी हैं, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और सीमित समय में आधुनिक भारत का इतिहास पूरा किया जा सके, जिससे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें छूटे भी ना और कम समय में आप इसे पूरा भी कर सकें। ठीक है, तो जो सेकेंड कर्नाटका वॉर था उसका कारण क्या था, देखते हैं। यहाँ पर कारण था हैदराबाद और कर्नाटक में जो उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में दोनों कंपनियाँ, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों कंपनियाँ उलझ गई थी, जिसकी वजह से सेकेंड कर्नाटक वॉर हुआ। ठीक है, अभी इसमें हुआ क्या था, हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में झगड़ा चल रहा था, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में संघर्ष चल रहा था उत्तराधिकार का। डुप्ले ने क्या किया था, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब इन दोनों का पक्ष लिया, तो क्लाइव को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का पक्ष लेना पड़ा। अब लेना पड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका डुप्ले ने पहले ही इनका पक्ष ले लिया था। डुप्ले का जो सिस्टम था वो था ही यही कि आप लोकल जो लीडर्स हैं, लोकल जो राजा हैं, उन राजाओं के पैसे पर अपनी सेना को फोस्टर करना, ये डुप्ले ने ही स्टार्ट किया था। बाद में इंग्लिश लोगों ने भी इसको अपना लिया। ठीक है, तो शुरुआत जो कूटनीति की थी वो डुप्ले ने की थी। अब बात करते हैं अंबूर के युद्ध की, काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तंजौर के निकट ये जगह है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और मोहम्मद अली ने त्रिचरापल्ली में शरण ली। ये मोहम्मद अली जो था अनवरुद्दीन का पुत्र था। चांदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। अब जब अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में वॉर चल रही थी, अनवरुद्दीन मर गए और ये चले गए त्रिचरापल्ली इनके पुत्र, तो चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। अब ये यहीं पर रुका नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो डुप्ले थे, वो डुप्ले मोहम्मद अली के पीछे पीछे त्रिचरापल्ली चले गए चांदा साहब को लेकर के, और जो राजधानी थी यहाँ की अर्काट, वो राजधानी खाली हो गई। अब राजधानी खाली होने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे सेकेंड कर्नाटका वॉर में फ्रेंच जीत गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो मोहम्मद अली की तलाश में त्रिचरापल्ली चले गए दोनों लोग। डुप्ले और चांदा साहब, नवाब बना जरूर दिया गया लेकिन राजधानी को खाली छोड़ के चले गए। 1751 तक डुप्ले का जो सितारा था वो बहुत चमक रहा था। अनवरुद्दीन के पुत्र को ढूंढने के साथ साथ अर्काट को खाली छोड़ दिया इन्होंने, और अर्काट खाली पाकर क्लाइव ने वहाँ घेरा डाल दिया, और इस घेरे के साथ, राजधानी फतेह के साथ, डुप्ले का सूरज जो है अस्त हो गया। और इससे काफ़ी डिसअपॉइंट हुए फ्रेंच लोग, और फ्रेंच कंपनी ने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया और उनकी जगह गोडेहू को भारत भेजा। तो यहाँ पर आकर सेकेंड कर्नाटका वॉर जो है अंग्रेज़ों के पक्ष में समाप्त हुआ, जो कि पौंडीचेरी की संधि के नाम से जाना जाता है। 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुई और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड कर्नाटका वॉर भी आपका समाप्त होता है। अब थर्ड कर्नाटका वॉर की बात करते हैं। अर्काट का घेरा बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, 1758 से 63 इसके दौरान हुआ था ये थर्ड कर्नाटका वॉर। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच चलने वाला युद्ध जो था उससे प्रभावित था ये युद्ध। अब प्रशा जो मॉडर्न जर्मनी है वही है, वहाँ पर जो युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच में, उस युद्ध से प्रभावित था ये। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया और इंग्लैंड ने प्रशा का साथ दिया। और इसी युद्ध के समय 1760 में वॉन्डीवॉश का युद्ध लड़ा गया, और इस वॉन्डीवॉश के युद्ध में फ्रेंच सेना पराजित हुई और फ्रांसीसी प्रभाव भारत से समाप्त हो गया। तो सिर्फ वो बातें ही यहाँ पर लिखी हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है,
वॉन्डीवर्स का युद्ध कब हुआ? 1760 में। किसने किसका साथ दिया था? ये बात यहाँ साफ साफ लिखी है। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का, इंग्लैंड ने प्रशा का साथ दिया। यूरोप में जो ऑस्ट्रिया और प्रशा की लड़ाई चल रही थी उसकी बात कर रहे हैं हम। 1763 में पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भारत में भी समाप्त हो गया। इसके साथ आपने देख ही लिया कि फ्रेंच प्रभाव जो भारत में था वो समाप्त हो गया। इस तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे लास्ट में भारत आई थी उसका भारत से बाहर जाने का रास्ता साफ हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। बाकी लेक्चर से थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आज हम लोगों ने यूरोपियों का भारत आगमन ख़त्म कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल को इन्होंने अपने सेंटर पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया था। शुरुआत भले ही सूरत से की हो या वेस्ट भारत से की हो, लेकिन बाद में ये पूर्वी भारत से अपना पूरा प्रभुत्व भारत में जमाने में सफल रहे थे। तो अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, इस पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।